हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। कि मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे सेलर से ये बायर तक कैसे जाती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या क्या हमारे लॉज होते हैं और किन गुड्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। कि इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे होता है कि हम अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं सेलर से बायर को। और आपको पता होगा कि जब हम किसी को ऑनरशिप देते हैं तो हम उसको रिस्क भी साथ में दे रहे होते हैं। दिस कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन हु वेयर द रिस्क इन केस ऑफ लॉस डैमेज। तो ये चैप्टर आपको बताता है कि कौन रिस्क बियर करने वाला है अगर हमें लॉस या फिर डैमेज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब हमने ऑनरशिप दी है। इट मीन्स द लीगल ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द सेलर टू बायर। मतलब हमने जो ऑनरशिप दी है सेलर से बायर को। देन अनटिल प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफ़र द गुड्स लीगली बिलोंग टू द सेलर। जब तक हम उसको लीगली वो ट्रांसफ़र नहीं कर देते, मतलब हमने उसके हैंड टू हैंड नहीं दे देते, तब तक जो लायबिलिटी होती है वो सेलर की होती है। देन रूल्स फॉर ट्रांसफ़र डिफर फ्रॉम स्पेसिफिक असर्टेन एंड फ्यूचर गुड्स। हम जैसे जैसे हमारे गुड्स हैं वैसे वैसे हमारे कुछ लॉज बने, जैसे कि स्पेसिफिक गुड्स के अलग है, अनसर्टेन गुड्स के अलग है, फ्यूचर गुड्स के अलग है। सेकंड पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स। की डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है? डिलीवरी रेफर्स टू द वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम द सेलर टू बायर। इसमें हम जो वॉलंटरी ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पोजीशन का सेलर से बायर को। देन डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। कि जो हमारी डिलीवरी है वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, एज वेल एज सिंबॉलिक भी हो सकती है। डिलीवरी डज नॉट ऑलवेज मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। सिर्फ हमारे जो डिलीवरी का मतलब यही नहीं कि आपने उसको ऑनरशिप दे दी, बट आप इसको एक्चुअल में भी दे सकते हो या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी भी दे सकते हो। देन थर्ड इज़ पासिंग ऑफ रिस्क। जब भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ऑनरशिप देते हैं, गुड देते हैं, देन फाइनली उसको रिस्क दे देते हैं। रिस्क यूजुअली पासिस विद ऑनरशिप। जो हमारा रिस्क होता है वो यूजुअली ऑनरशिप के साथ जाता है। दैट इज़ व्हेन प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर। इफ गुड्स आर डैमेज आफ्टर द ऑनरशिप पासिस। अगर आपकी ऑनरशिप पास करने के बाद आपको डैमेज हुआ है, देन दी बायर बेयर द लॉस। तो बायर आपका जो होगा वो लॉस बेयर करेगा। इवन इफ डिलीवरी हैज़न्ट एक्वायर्ड। अगर डिलीवरी नहीं हुई है तब तक वो नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या है? इफ़ डिले इन डिलीवरी इज़ ड्यू टू फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी। अगर डिलीवरी में ड्यू हुआ है किसी भी पार्टी की वजह से, तो जो उस पार्टी की वजह से वो डिले हुआ है वो रिस्क बियर करेगी। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप किसी शॉप पर जाओ तो आप कोई सामान देख रहे हो, अगर आप पे देखने में ही वो सामान टूट जाता है और आपको वो शॉप ओनर बोलेगा कि आपसे सामान टूटा है तो आप लाइबल हो, तो आप बोलना आप लाइबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास अभी ऑनरशिप नहीं आई है। हाँ, आपकी वजह से वो हुआ है तो आप थोड़ा बहुत डैमेज क्लेम कर सकते हो, बट आप वो पूरा नहीं क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे आप बोलना कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो सेलर होता है उसका राइट होता है कि वो एक अपने कस्टमर को प्रॉपर फिनिश्ड गुड दे। ऐसे हाफ गुड्स में ऐसे लॉस बियर नहीं करवा सकते वो आपका। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। की क्यों ज़रूरी है, हम ऑनरशिप क्यों दे। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हाँ जब तो यूज़ कर ले, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ऐसे ऑनरशिप ही देंगे ट्रांसफ़र है। द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। अगर हम गुड्स की बात करें तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अभी हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो उन दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, ट्रांसफ़र में एंड परफॉर्मेंस में। तो मेक श्योर आप इस पर थोड़ा फोकस करके चले कि जब क्वेश्चन आए कि ट्रांसफ़र चैप्टर से आया परफॉर्मेंस से आया, क्योंकि जब हम बोलेंगे ना टेक पार्ट ऑफ डिलीवरी तो वहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि जब मेरा टाइम था तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और वहाँ पे भी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफ़र कुछ ऐसा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो कन्फ्यूजन आ जाती है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर का आंसर लिखाई थी तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप मत करना, आप पहले पढ़ लेना कि ट्रांसफ़र लिखा है या परफॉर्मेंस कुछ ऐसे करके कुछ होगा, ध्यान से पढ़ना। देन द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम गुड्स की बात करें तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है। इट डिटरमाइन सेवरल लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। इसमें बहुत ज़्यादा लीगल लाइबिलिटीज़ होती हैं एंड राइट्स होते हैं वो दोनों के, सेलर के एंड बायर के भी। दें तो फर्स्ट क्या आता है इसका, डिसाइडिंग हु विल बियर द रिस्क। तो ये
ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता लग जाता है कि अगर रिस्क हो गया तो उसे कौन बेयर करेगा। द पर्सन हु ओन्स अ गुड एट द टाइम ऑफ लॉस और डैमेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क। वो पर्सन जिसके पास उस टाइम ऑनरशिप है जब लॉस हो रहा हो वो रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्क बेयर करने का। देन रिस्क पासिस विद ऑनरशिप। जो रिस्क होता है वो ऑनरशिप के साथ पासिस करता है, अदरवाइज़ कि एग्रीड नहीं हुआ हो तो। देन सेकेंड इज़ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दी थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस हुआ है तो उसके अगेंस्ट वही एक्शन लेगा जो उसका ऑनर होगा। ऑन वंस ऑनरशिप इज़ ट्रांसफ़र। एक बार ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, जो बायर होता है उसके पास लीगली राइट होता है किसी भी थर्ड पार्टी को सू करने के लिए अगर उसने कोई इंटरफेयर्स करा या डैमेज करा है गुड्स में। देन थर्ड वन इज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर और सेलर। अगर कोई भी इंसॉल्वेंस हो जाता है, सो इफ़ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर ऑनरशिप होने के बाद जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो जो सेलर है वो अपना क्लेम नहीं कर सकता। और अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और ओनरशिप अभी तक पास नहीं हो सकती तो बायर होता है वो भी अपना क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। देन फोर्थ इज़ राइट टू सू अ थर्ड पार्टी। किसके पास राइट होता है थर्ड पार्टी को सू करने का। ऑनरशिप हम जब दे देते हैं बायर को तो हम उसे राइट भी दे देते हैं कि आप किसी को भी ऐसे कर सकते हो। ऑनरशिप गिव्स द बायर द राइट टू सू एनी पर्सन हु रॉन्गफुली पोजेस डैमेज। जो भी गुड्स को से डैमेज करेगा वो सू कर सकता है किसी को भी। देन अब पढ़ते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द सेक्शन ऑफ 18 एंड 26। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल इज़ रूल रिगार्डिंग पासिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड। वैसे तो इसके 4 रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स के, नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ अनसर्टेन गुड्स के, देन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या फिर सेल ऑन रिटर्न बेसिस या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजेबल। तो 4 चीज़ें हैं, वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज रूल रिगार्डिंग पासिंग ऑफ ऑनरशिप ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड। जब हम स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं इसमें सेक्शन हमारे यूज़ होते हैं 19 to 22। सो सेक्शन 19 क्या कहता है? प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास ऑनरशिप ऑफ गुड पासिस द बायर एट द टाइम पार्टी इंटेंडेड टू पास इट। जी सेक्शन 19 कहता है प्रॉपर्टी पास करते हैं जब दोनों ऑनरशिप लेने के लिए रेडी हो। सो इफ़ इंटेंशन इज़ अनक्लियर, अगर हमारी इंटेंशन अनक्लियर है, हम पता नहीं लगा पा रहे, तो फिर हमारा सेक्शन 22, 24 या फिर 22 अप्लाई होता है। देन सेकेंड स्टेजेस ऑफ गुड वाइल पासिंग प्रॉपर्टी। वो कौन कौन सी स्टेजेस होती है जब हम प्रॉपर्टी को पास करते हैं? तो फर्स्ट स्टेज आती है जब गुड्स होते हैं डिलीवरेबल स्टेट में होती है, सेक्शन 20 अप्लाई होता है। जो स्पेसिफिक गुड होती हैं वो डिलीवरी स्टेट में होती है, जो ऑनरशिप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे होता है और वो पेमेंट देता है और वो उसकी वो मिल जाती है। देन सेकेंड इज गुड्स नॉट डिलीवरेबल स्टेट। जब गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते, अगर इफ़ गुड रिक्वायर सम एक्शन, अगर गुड्स में कुछ चीज़ें बची हैं जैसे कि पैकिंग, फिक्सिंग, ये डिलीवरेबल स्टेट में इन प्रोसेस में है, तो जो प्रॉपर्टी है वो पास नहीं होती जब तक कि ये काम सारा हो ना जाए और बायर को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अनकंडीशनल, और जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, और जो गोल होना चाहिए वो बायर को सब कुछ पता होना चाहिए। देन स्टेज थर्ड क्या कहती है? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर मस्ट डू समथिंग इन ascertain the price। एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड एट प्राइस पर वेट और मेजरमेंट। जैसे कि आपको जब ऐसे सेंड करना है तो आपको प्रॉपर वेट मेजरमेंट ऐसे चेक करना है, जो ऑनरशिप तभी मिलेगी जब आपके सारे मेजरमेंट्स ऐसे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड, दैट इज़ रूल रिगार्डिंग पासिंग ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। जब कि सेक्शन 23 के अंदर आता है तो वे सारे रूल्स पढ़ लेते हैं जो सेक्शन 23 के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट इज ऑनरशिप इज़ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड डज नॉट पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर गुड्स होती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं जब भी फ्यूचर में कंडीशनली होंगी, अभी वो हुई नहीं है तो हम उसे कैसे ट्रांसफ़र कर देंगे? तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इट पासिस ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन एंड एप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तभी होता है जब गुड्स असर्टेंड होते हैं या फिर एप्रोप्रिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। प्रॉपर्टी पास ओनली इफ बिलो कंडीशन इन फुल। प्रॉपर्टी तभी पास होगी जब हमारी जो फ्लो बिलो हमारी कंडीशन थे सारी फुल हो। तो फर्स्ट इज असर्टेनिंग ऑफ गुड्स। तो असर्टेनिंग ऑफ गुड्स क्या कहता है? सेक्शन 18 दी गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाई एंड सेट असाइड फ्रॉम लार्ज बग। जो गुड्स होंगे हमारे उनको साइड करनी नहीं है लार्ज बग से अंटिल स्पेसिफिक गुड्स आर चूजन, जब तक कि हम कोई गुड्स अपनी चूज़ नहीं कर लेते और कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कर सकता। देन सेकेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 23 कहता है तो गुड मस्ट बी अनकंडीशनल। जो गुड्स होंगी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होंगी, म्यूचुअल कंसेंट के साथ हमें एकदम या तो एक्सप्रेस होंगी या इम्प्लाइड होंगी तभी वो भेजी जाएंगी। देन कैन बी डन बाय, ये डन हो सकते हैं तो बायर के एसेंट से कंसेंट से या फिर हमारी सेलर की कंसेंट से। देन सेक्शन 23(2) के कहता है डिलीवर टू कैरियर। इसमें क्या होता है? इफ़ द सेलर डिलीवर द गुड्स टू अ कैरियर या फिर बेली के हिसाब से वो किसी को भेजता है
to buyer without reserving the right of disposable, then the goods are treated as unconditionally appropriated. मतलब कि उसने भेजा बायर की परमिशन से कोई नहीं ले रहा है, तो जो गुड्स होंगी वो अनकंडीशनली और एप्रोप्रिएटेड होंगी. देन ऑनरशिप पासिस टू द बायर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द कैरियर. अगर हम ऑनरशिप तुरंत पास करेंगे अगर हम कैरियर के थ्रू भेज रहे हैं तो. अब पढ़ते हैं थर्ड, दैट इज़ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, जो सेक्शन 24 के अंडर आता है. इसमें जो गुड्स होते हैं वो अप्रूवल भेजी जाती है, फिर से सेल और रिटर्न भी कहते हैं. देन ऑनरशिप पासिस टू द बायर इन फॉलोइंग केसेस. ऑनरशिप हमारे फॉलोइंग केसेस में जाते हैं. तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस. जब वो एक्सपेक्टेंस बता देता है, द बायर एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट द गुड्स. जो बायर होता है वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर बोल के या फिर लिख कर. देन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, जहाँ पे उसे करनी ही पड़ती है. द बायर डज एनी एक्ट इनकन्सिस्टेंस विद द सेलर ऑनरशिप, रीसेलिंग द प्लेजिंग द गुड्स, या फिर वो रिसेल कर सकता है प्लेजिंग कर सकता है. देन थर्ड इज रिटेंशन ऑफ गुड्स. इफ बायर रिटेन द गुड बियॉन्ड द फिक्स टाइम. अगर वो फिक्स टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास रखता है तो उसे, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए उसे फिक्स नहीं कर सकता, तो बिना उसे रिजेक्ट के तो वो अपने पास रख लेता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जिसका पोजीशन है, ऑनरशिप है, वो उससे मिल जाती है. देन अब पढ़ते हैं सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न क्या होता है. इफ़ गुड्स आर सेंट ऑन द टर्म कैश ओनली और रिटर्न. अगर हमने गुड्स भेजी है कैश के लिए या फिर रिटर्न करने के लिए, प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल दी बायर पे इन कैश. प्रॉपर्टी उनको पास नहीं करते जब तक कि बायर हमें कैश नहीं पे कर देता. अगर बायर ने हमें कैश नहीं दिया है तो हम उसको ऑनरशिप नहीं देंगे, वो हमारी सेलर के पास ही रहेगी. देन अब फोर्थ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जो कि अंदर आता है सेक्शन 25. तो अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ द गुड अंटिल सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल्ड. दिस मीन दैट द इवन इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और बिली फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर, द प्रॉपर्टीज इन द गुड डज नॉट पास द बायर अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर सेटिस्फाइड. इन द सेंस कि जो गुड्स होती हैं वो बायर के पोजिशन में ही रहती हैं जब तक कि हमारी जो सारी कंडीशंस है वो फुलफिल ना हो जाए. सो अंडर दी सेक्शन 25 क्या कहता है कि जो सेलर है वो अपने पास, उसका एक राइट होता है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए. इसका मतलब कि गुड्स हम बेली के पास तो चली जाएंगी बायर के पास जाने के लिए, बट उसको प्रॉपरली ऑनरशिप नहीं मिलेगी जब तक वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता. तो इसके की एलिमेंट्स क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ ऑनरशिप, दैट इज़ द सेलर कैन रिटेन ऑनरशिप ऑफ गुड अंटिल स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट. जब तक इसको स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मीट हो जाती, जो सेलर है उसके पास ऑनरशिप रहेगी डिलीवरी होने के बाद भी. दैन सेकेंड इज इंटेंशन मस्ट बी क्लियर. जो इंटेंशन होनी चाहिए वो दोनों की क्लियर होनी चाहिए. द इंटेंशन टू रिजर्व द राइट मस्ट बी एविडेंट फॉर्म द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ डिलीवरी. की ये चीज़ पहले से ही प्रीडिटरमाइंड हो जानी चाहिए और सबके इन्फॉर्म में हो, तभी आप अपनी गुड्स अपने पास रखो. देन अब पढ़ते हैं सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट टू डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड. अब वे कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे ये रिजर्व्ड होता है. सो फर्स्ट इज सेक्शन 25(1). तो सेक्शन 25(1) क्या कहता है, प्राइमा फेस रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. इसमें क्या होता है, द सेलर इज प्राइमा फेस या डीम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. जो सेलर होता है वो अपने पास रिजर्व करके रख सकता है फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इन विच व्हेन द सेलर शिप्स द गुड एंड टेक द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट इन देयर ओन नेम और टू द ऑर्डर other rather than the buyer name, the incident seller intention to retain ownership until certain condition are fulfilled. तो वो कैसे कैसे कर सकता है, वो पहले तो उसके दो तरीके होते हैं. एक तो होता है प्राइमा फेसी रिजर्वेशन और राइट ऑफ डिस्पोजल भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, वो अपने पास बिल ऑफ लेडिंग का और रेलवे रिसिप्ट अपने पास रख लेता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है. जब वो तब तक नहीं देगा रेदर देन वो तब तक नहीं देगा जब तक उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती, और उसका देने का मतलब है कि उसने उसको ऑनरशिप दे दी है. सो एग्जांपल है, सेलर्स एंड गुड्स विया रेल एंड टिकट रेलवे रिसिप्ट इन ऑन नेम्स दिस शो द रिजर्वेशन ऑफ ऑनरशिप. अगर मान लीजिए मैंने कोई सामान रेलवे स्टेशन से या फिर विया मेल वगैरह भेजा, तो जो उसकी रिसिप्ट होगी वो मेरे नाम पे होगी, मतलब उसकी ऑनर मैं हूँ. जब तक मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर जाएंगी मैं वो रिसिप्ट उसको नहीं दूँगी, मतलब उसका पोजीशन उस पर नहीं जाएगा. देन सेकेंड इज सेक्शन 25(3) दैट इज डिलीवर्ड टू कैरियर नॉट इक्वल टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. अगर मान लीजिए मैंने कोई कैरियर से डिलीवरी करी है तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी है, क्योंकि वो सामान अभी रास्ते में तो जा ही रहा है, वो ऑटोमेटिकली जाएगा ही. देन सेक्शन 25(3) क्लैरिफाई करता है अनदर इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस वेयर गुड आर डिलीवर्ड टू कैरियर और अदर वैलिड फॉर ट्रांजिशन टू द बायर. जहाँ पे हम बेली को या फिर किसी को भी देते हैं बायर तक सामान पहुँचाने के लिए, बट द सेलर डज नॉट इंटेंडेड टू पास प्रॉपर्टी एट. बट उसे प्रॉपर्टी नहीं देनी है, उसने सिर्फ
वो दिया, सामान दिया उसको डिलीवर करने का, देन दी ऑनरशिप डज नॉट ट्रांसफ़र, ऑनरशिप नहीं गई है, इवन दो पोजीशन हैज़, उसके पास पोजीशन है और उसके पास प्रॉपर्टी की ऑनरशिप नहीं है, देन दिस मीन्स दैट डिलीवरी टू अ कैरियर इज़ नॉट नेसेसरी डिलीवर टू द बायर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने बेली को या फिर किसी मीडिएटर को सामान दिया तो आपने उसको ऑनरशिप ही दी है, ऐसा नहीं होता। उनके पास सिर्फ सामान होता है, ऑनरशिप नहीं होती। ऑनरशिप तभी मिलती है जब ऑनरशिप तभी दी जाती है बायर को, तब वो अपनी सारी कंडीशंस पूरी कर देता है। देन अब पढ़ते हैं सेक्शन 26 दैट इज रिस्क प्राइमा फेसिया पासिस विद प्रॉपर्टी। अभी पढ़ते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 है, जो सेक्शन 26 है हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट का 1930 का, अनलेस अदरवाइज एग्रीज्ड the goods remain at the seller's risk until the property in them is transferred to the buyer। हमारा रिस्क तब तक सेलर के पास होता है तब तक जो हमारी ट्रांसफ़र, जो हमारा रिस्क है वो तब तक बायर के पास ना पहुंचा हो। बट व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, जब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर बायर पर पहुंच जाती है, द गुड्स आर एट द बायर रिस्क वेदर डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट। जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास चली जाती है, तो मतलब ऑनरशिप जब उसके पास चली जाती है तो रिस्क हो भी जाए, रिस्क उसके पास होता है चाहे डिलीवरी हो या ना हो। मतलब कि जो रेलवे रिसिप्ट है अगर वो उसके पास चली गई तो जो रिस्क होगा वो बायर का होगा, सेलर का नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है, अगर उसके पोजीशन ऑनरशिप मिल गया है तो जो लॉस होगा वो वही बियर करेगा, हमारा सेलर नहीं करेगा। तो उसके बाद पढ़ते हैं एक्सेप्शन टू द रूल। अब इसके क्या क्या रूल है जो मैं पीछे पढ़ के आया, रिस्क में नॉट पास विद प्रॉपर्टी की, जो रिस्क में नॉट पास विद प्रॉपर्टी की वो जो रिस्क है जो प्रॉपर्टी के साथ नहीं जाते हैं। तो फर्स्ट इज एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इफ़ द सेलर एंड बायर एग्री दैट रिस्क विल पास एट टाइम ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट से रिस्क रिमेन विद सेलर अंटिल फिजिकल डिलीवरी। अब कुछ होते हैं जो एग्रीमेंट ऑलरेडी करके चलते हैं, उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है स्पेसिफिकली ये वाला रिस्क हमें तब ट्रांसफ़र होगा, इन द सेंस कि जो सेलर और बायर होते हैं वो पहले से एग्री होते हैं किसी टाइम पे कि पर्टिकुलर टाइम पे जब हमें ओनरशिप मिलेगी तब भी हम करेंगे। जैसे कि अगर आपने फिजिकली डिलीवरी करी है, ये कॉन्ट्रैक्ट में है कि फिजिकली डिलीवरी होने तक वो रिस्क उस सेलर के पास ही रहेगा, तो वही होगा, फिर वो बाद में नहीं कर सकता। चाहे फिजिकली डिलीवरी से पहले अगर चीज़ें ख़राब हो गई होती हैं तो उसका सारा रिस्क जो होता है वो सेलर को फेस करना पड़ता है। देन सेकेंड इज़ डिलीवरी डिले ड्यू टू फॉल्ट। अगर किसी के फॉल्ट की वजह से जो डिलीवरी है वो लेट हो गई है, इफ़ डिलीवरी इज़ डिले ड्यू टू फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, अगर किसी भी पार्टी की वजह से जो डिलीवरी है वो फॉल्ट हो गई है, द पार्टी एट फॉल्ट बियर द रिस्क, जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ है वो बियर करेगी रिस्क को। एग्जाम्पल बायर डिले टेकिंग डिलीवरी, अगर बायर ने डिलीवरी लेने में देरी करी है तो जो गुड्स होंगी जितनी भी डैमेज होंगी वो बायर की गलती की वजह से है, तो बायर उसको फेस करेगा। देन थर्ड इज़ कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। ट्रेड कस्टम में शिफ्ट द रिस्क डिफरेंटली। जो ट्रेड कस्टम्स होते हैं वो रिस्क को डिफरेंटली शेयर कर देते हैं उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस के बेस्ड पे। सो एग्जांपल इन FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिस्क तभी पास होता है जब वो शिप की रोल ट्रांसफ़र कर देता है जबकि ऑनरशिप नहीं होती। जब जैसे कि जो हमारा फ्री ऑन बोर्ड है FOB है, इसमें क्या बोला है कि जब हमारा शिप रेल ट्रांसफ़र हो जाएगा तभी आपका जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑनरशिप पे नहीं होगा। देन फोर्थ दैट इज़ बायर रिफ्यूज़ल और निगलेक्ट टू टेक डिलीवरी। अगर बायर ने मना कर दिया, रिग्नेट कर दिया कि डिलीवरी नहीं देगा और तब गुड ख़राब हो गई तो वो सारी बायर की गलती होगी। इफ़ द बायर रॉन्गफुली रिफ्यूज और निगलेक्ट्स टू टेक डिलीवरी रिस्क में पासेस इफ ऑनरशिप हैजन, जो रिस्क होगा वो उसके पास चला जाएगा चाहे ऑनरशिप जाए चाहे ना जाए। ये दिस प्रिवेंट द बायर फ्रॉम अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिलेइंग एक्सेप्टेंस। ये प्रिवेंट करता है बायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने से कि वो अवॉइड ना करें। देन फिफ्थ इज़ बेली होल्डिंग गुड्स ऑन बायर बिहाफ, जहाँ पे जो बेली होता है वो बायर के बिहाफ पे गुड होल्ड करता है। इफ़ बेली लाइक अ वेयर हाउस और कैरियर, मतलब वेयर हाउस या कैरियर जब गुड्स को होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, बायर के बिहाफ पे, रिस्क में पासिस वंस द बेली एक्नॉलेज होल्डिंग द गुड्स फॉर द बायर इफ ऑनरशिप हैज़ एन ट्रांसफर, उसके रिस्क चला जाता है ऑनरशिप मिले या ना मिले। सो अब पढ़ते हैं ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व रेल और सी ट्रांजिट। जो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें रेल एंड सी ट्रांजिट्स आते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट टाइप डिफाइन व्हेन ओनरशिप एंड रिस्क पासिस फ्रॉम सेलर टू बायर इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट। जब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रेल या सी के थ्रू जाते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि जो रिस्क वगैरह है वो कौन बियर करेगा और कैसे बियर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड, मीनिंग सेलर डिलीवर द गुड ऑन बोर्ड। इसका मतलब कि जो सेलर होता है वो बोर्ड में
वो बोर्ड करता है शिप पर सामान, एंड दिस सेलर्स एक्सपेंस, और जो एक्सपेंस होते हैं वो सारे सेलर्स के होते हैं। जो रिस्क होता है वो किसका होता है, रिस्क पासिस टू द बायर, और इसमें जो रिस्क होता है वो बायर का होता है अगर एक बार शिप क्रॉस कर जाता है शिपमेंट से। सो ऑनरशिप क्या होती है, ऑफन पासिस स्टिमुलसली व्हेन रिस्क अनलेस अदरवाइज एग्रीड, हु अरेंज द शिप, जो बायर होता है वो शिप अरेंज करता है। सो एफओबी में क्या होता है, जो सेलर होता है वो शिपमेंट में हेल्प करता है, जो रिस्क होता है वो भी बायर का होता है और जो शिप अरेंज करता है वो भी बायर करता है। देन सेकेंड इज एफओआर, दैट इज़ फ्री ऑन रेल। इसमें क्या होता है, मीनिंग सेलर डिलीवर्ड गुड्स ऑन टू रेलवे वैगन। इसमें जो सेलर होता है वो रेलवे वैगन पे डिलीवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी बायर, इसमें बायर को कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। देन उसके बाद रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क पासिस टू द बायर वंस गुड लोडेड ऑन रेल। अगर एक बार रेल में लोड हो गई है सामान तो जो रिस्क होगा वो सारा बायर का होगा। कॉमन इन आइलैंड ट्रेडिंग यूजिंग रेलवे, जिस हमारा इनलैंड जो ट्रेनिंग जो हमारा कॉमनली रेलवे होता है नेशनली वो सारा यूज़ होता है। हु अरेंज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कौन अरेंज करता है, बायर करता है यूजुअली, क्योंकि रेल लोड करनी है उसे, क्योंकि सामान मंगवाना है। देन थर्ड वन इज CIF, मतलब इसे कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी कहते हैं। जैसे CIF से कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट भी कहते हैं, इसे कुछ और भी कहते हैं मेरे ख्याल से। सो मीनिंग क्या है इसकी, सेलर पे दी कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसमें जो सेलर होता है वो गुड्स की कॉस्ट पे करता है, फ्रेट चार्जेस इंश्योरेंस ये सब बड़ा कुछ होता है जो सेलर पे करता है। ऑनरशिप किसकी होती है, ऑफन पासेस डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ रेडिंग। देन उसके बाद रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क पासिस टू द बायर वन गुड्स आर लोडेड, जो रिस्क होता है वो बायर के पास रह जाता है एक बार जो चीज़ें वो लोडेड हो चुकी होती हैं। तो हु अरेंज द शिप, जो सेलर होता है वो अरेंज करता है। इसका इंपॉर्टेंट क्या था, बायर मस्ट पे अपॉन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट एक्चुअल गुड्स, जो बायर होता है उसे रिसिप्ट चाहिए होती है, एक्चुअल गुड्स नहीं, एक्चुअल गुड्स से इतना मतलब नहीं होता। देन फोर्थ वन इज एक्सशिप, मतलब डिलीवरी एक्सशिप, इसमें क्या होता है, मीनिंग सेलर मस्ट डिलीवर गुड्स टू द बायर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इसमें जो सेलर होता है वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन यहाँ तक पहुँचाता है। देन इसका रिस्क ट्रांसफ़र क्या होता है, रिस्क इसमें सेलर के पास होता है जब तक गुड से ट्रांसपोर्ट ना हो जाए। ऑनरशिप जो होती है वो एक्चुअल डिलीवरी के बाद मिलती है, और जो पे कौन करता है इसमें सेलर करता है जब तक जो पोर्ट पे वो चीज़ें पहुँच ना जाए। तो अब पढ़ते हैं सेल बाय नॉन ओनर सेक्शन। अगर नॉन ओनर सेल कर देता है, इसके सेक्शंस आते हैं 27 to 30। सो जनरल रूल क्या होता है, नेमो डैट कॉर्ड नॉन हैबिट, इसमें क्या होता है, नो वन कैन ट्रांसफ़र आ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ ही हैम हिमसेल्फ। तो इसमें क्या होता है, इफ अ पर्सन सेल्स गुड विदाउट ओनिंग देम और विदाउट अथॉरिटी ऑफ द ओनर द बायर गेट नो बेटर टाइटल देन द सेलर हेड। सो इसका मतलब ये है कि जैसे पहले ही बताया था मैंने कि हमारी अथॉरिटी नहीं है तो हम उसे बेच नहीं सकते, हमारा राइट नहीं है तो हम क्यों बेचेंगे उसे। सो इसी में ये बताया कि अगर आप ओनर नहीं हो तो आप नहीं बेच सकते हो। सो अ पर्सन में ओनली सेल गुड्स ऑफ विच ही हैज़ ऑनर, कि एक पर्सन तभी वो गुड्स बेच सकता है अगर वो उसका ऑनर है तो, और उसके पास उसकी अथॉरिटी है तो। अ बायर हु परचेज इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन जनरली कैन नॉट ऑब्टेन अ बेटर टाइटल फॉर देन सेलर। मान लीजिए मैंने किसी की गुड ली थी, उसने किसी से चुलाई थी, उसका कोई ओरिजिनल ओनर था ही नहीं, तो जो ओरिजिनल ओनर होगा वो मुझसे आके वो चीज़ ले सकता है, मुझे देनी पड़ेगी। द पोजीशन ऑफ द बायर इज द सेम एज दैट द सेलर की पोजीशन सेम ही हो जाएगी अगर वो बिना पूछे कोई चीज़ लेगा तो। सो देन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सो एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ नामो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव बट दे डू नॉट हैव, मतलब इसका मतलब नानो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ नहीं दे सकता जब उनके पास है ही नहीं। सो दीज एक्सेप्शंस अलाउ सर्टेन ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स है जो एक्सेप्शंस है टू बी वैलिड इवन इफ द सेलर मे नॉट हैव फुल ओनरशिप द राइट ओवर द गुड। सो पढ़ते हैं, फर्स्ट इज स्टॉपल। स्टॉपल क्या होता है, सेक्शन 27 के अंदर है, इफ़ द ट्रू ऑनर ऑफ गुड अलाउ समवन टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ हैज़ हैविंग द अथॉरिटी सेल द गुड्स, अगर कोई ट्रू ऑनर अलाउ करता है किसी को कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हो, दे मे बी स्टॉपल, तो वो प्रिवेंटेड फ्रॉम लेटर क्लेमिंग द बायर डजंट हैव द राइट टू द गुड्स। तो वो बाद में क्लेम कर सकते हैं कि बायर के पास राइट नहीं है, सेंस किसके पास राइट नहीं आता है। देन सेकेंड इज सेल बाय मर्सेंटाइल एजेंट, सेक्शन अंडर 27। देन अ मर्सेंटाइल एजेंट एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी, जो मर्सेंटाइल जो एजेंट होता है वो ऐसे दिखाता है कि इसके पास अथॉरिटी है, कैन सेल गुड्स एंड पास ओनरशिप इवन इफ दे आर इवन राइटफुल ऑनर, अगर उनके राइटफुल ऑनर नहीं है वो तब भी पास कर सकते हैं अपने ऑनरशिप।
क्योंकि अब एक एजेंट है। देन थर्ड वन इज सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ऑफ ऑनर। अगर बहुत सारे सेक्शन 28 के अंदर आता है कि बहुत सारे ऑनर्स है किसी सेम चीज़ के, तो वो किसी एक के डिसीजन से भी कर सकते हैं। अ सेल मेड बाय वन ऑफ जॉइंट ऑनर कैन ट्रांसफ़र ऑनरशिप टू बायर। यहाँ पे हम किसी एक की मर्ज़ी से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड फेथ है, कंसेंट के बिना भी कंसेंट के साथ भी कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज दैट इज सेल अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इफ गुड्स आर सोल्ड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द सेल मे स्टिल बी वैलिड इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैजंट रिकनसाइंड। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुआ है, तो तभी वो मानी जाएगी। देन फिफ्थ इज सेल बाय सेलर इन पोजिशन आफ्टर सेल, सेक्शन 30.1। अ सेलर हु रिमेन्स इन पोजिशन ऑफ गुड आफ्टर सेलिंग देम। वे सेलर जिनके पास पोजीशन होता है सेलिंग करने के बाद भी, वो अपनी ओनरशिप स्टिल बेच सकते हैं गुड फेथ में, अगर ओरिजिनल सेल को कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो। देन अब 6 पढ़ते हैं, दैट इज़ सेल by buyer in position after sale, section 32। A buyer who take possession of the goods after sale can resell the goods to another buyer। वो सेल के बाद भी किसी और को कर सकता है, सेल कर सकता है इन गुड फेथ इवन इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वॉज वाइड और वॉइडेबल। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ तो वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देन सेवेंथ इज रीसेल बाय अनपेड सेलर। देन एन अनपेड सेलर हैज़ द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज व्हेन पेमेंट हैज़ बीन मेड। जो हमारा अनपेड सेलर होता है वो किसी और को भी गुड जाके बेच सकता है जब तक उसको पेमेंट ना मिली हो तब तक भी, और वो उसका पोजीशन उसके पास खुद भी हो, तो जब वो जाके भी रीसेल कर सकता है। देन एट द सेल इन मार्केट ओवर्ट। अ सेल दैट टेक प्लेस इन मार्केट ओवर्ट अ रिकॉग्नाइज पब्लिक मार्केट, मतलब जो पब्लिक मार्केट हो जहाँ वहाँ पे जाके सेल करते हैं, कैन पास ऑनरशिप टू द बायर इवन इफ द सेलर वॉज नॉट द राइटफुल ओनर। अगर वो राइटफुल ओनर है भी नहीं, वो तब भी जाके पब्लिक मार्केट में सेल कर सकता है। देन नाइन्थ इज एक्सेप्शन अंडर दिस एक्ट। अब वे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, तो फर्स्ट इज़ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। की फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, जब किसी चीज़ खो गई थी और मुझे वो मिल गई है, सो द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड मे हैव द राइट टू सेल देम अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो मतलब मुझे किसी की चीज़ मिली और मुझे उसे बेचने का राइट है नहीं है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं उसकी। तो फर्स्ट इज सेल बाय पाउनी और प्लेज ऑफ गुड्स। इफ गुड्स आर प्लेज और पाउनी, द पाउनी में सेल द गुड्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर पाउनी और प्लेज वाला सीन है तो वहाँ पे वो पाउनी वो किसी और को किसी को बेच सकता है। देन सेल बाय ऑफिशियल रिजर्वर्स और असाइनी। एन ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी में सेल गुड्स अंडर सर्टेन कंडीशंस इवन इफ दी ओरिजिनल सेलर वो नॉट राइटफुल ओनर। अगर हमारा ओरिजिनल जो सेलर है वो राइटफुल ओनर नहीं है तो फिर भी उसे जाके आगे जाके सेल कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्सेज। द होल्डर इन ड्यू कोर्सेज इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन एक्वायर गुड टाइटल ऑफ गुड इवन द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वॉज नॉट फुल। अगर हमें ओरिजिनल ट्रांजेक्शन का नहीं पता, हम फिर भी फर्दर ट्रांजेक्शन करते थे। मैं बताती हूँ इसको अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है कि मान लो मुझे किसी गुमी हुई चीज़ मिली है और मुझे वो सेल करनी है, तो अगर मैं बिना ओरिजिनल फाउंडर को ढूंढे हुए, मतलब ओरिजिनल ओनर को ढूंढे हुए वो चीज़ सेल कर देती हूँ, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मुझ पे केसेस के चार्जेस लगते हैं। बट अगर मैंने कोशिश की है ढूंढने की और वो मुझे नहीं मिला, तो तब जाके मैं उसकी ओनर हो जाऊँगी, तब जाके मैं उसे रीसेल कर पाऊँगी, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल दी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। एंड एक चीज़ और, चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, सारे नोट्स चैनल पर ही मिलेंगे, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, सब एक्सेस कर सकते हैं।